हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। आजकल के इंसानों में वफा नहीं है। मुखलिसी अपनी मौत आप मर चुकी है। किसी से जितना मर्जी मुखलिस रह लें, जितनी मर्जी वफा कर लें, सामने वाला आपकी तरफ से दी गई इज्जत और आपकी मोहब्बत की कदर नहीं करता। हराम की लज्जत इंसानों के खून में रच बस गई है, जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते। हराम की चाह में हलाल रिश्तों के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखते। ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए कि वो दोबारा कभी किसी से बेवफाई करने का सोचे तक नहीं। मैंने भी अपनी बीवी को ऐसी ही सजा दी थी, जिसे वो कभी भी नहीं भूलने वाली थी। सारी जगहों पर सर्दी के बायस सन्नाटा सा हो रहा था। सब जगह धुंध सी पड़ रही थी। सर्दियों का आखिरी टाइम चल रहा था, इसलिए सर्दियां भी अपने जोबन पर थीं। मैं थका हारा अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। न जाने क्यों आज मुझे कुछ अच्छे ख्यालात नहीं आ रहे थे। अपनी बीवी के हवाले से मेरे जहन में बार बार इसी के ख्यालात आ रहे थे और ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं इस चीज को बार बार नजरअंदाज कर रहा था और ये सब जब से होना शुरू हुआ था, जब से मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ था कि वो किसी गैर मर्द के साथ रातों को मेरी गैर मौजूदगी में मिलती है और दिन में भी मेरे पीछे से कुछ कार्रवाइयां कर रही है। इस वजह से मुझे अपनी बीवी पर अब यकीन नहीं रहा था। यही चीज मेरे दिमाग को बार बार ये पैगाम दे रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है घर के अंदर। इसीलिए मेरे दिमाग में अपनी बीवी को लेकर अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मगर मेरी यही दुआ थी कि जैसा शक मेरे जहन में बैठा है वो शक ना निकले, बल्कि मेरा वहम हो। मगर मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। जिस तरह बीवी अपने शौहर की बातें बगैर कहे समझ जाती है, इसी तरह शौहर भी बीवी के तौर अतवार और उसका बदलाव पहचान लेता है। पिछले कुछ अरसे से मेरी बीवी मुझे देखकर घबरा जाती थी। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। वो बार बार अपने चेहरे और बालों पर हाथ फेरती थी। ये सब नॉर्मल नहीं था। मुझे इन सब को सोचते सोचते अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा जा और चंद सानिये से ही दरवाजे पर खड़ा सोचता रहा, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं यकदम ही होश की दुनिया में लौटा और अपना ध्यान हटाकर बेल देने के बजाय हाथ रखा। न जाने मुझे क्या हो गया था कि मैंने दरवाजे की बेल से हाथ हटाया और चारों जानिब निगाहें घुमाते हुए मैंने इधर उधर देखते हुए जेब से चाबी निकालकर दरवाजा अनलॉक किया और घर में दाखिल हुआ। मुझे घर में एक अजीब सी हलचल सी महसूस हुई थी। मुझे एक अजीब से मर्दाना क्लोन की खुशबू आ रही थी। मेरा दिमाग मुझे बहुत कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था। मैं चारों जानिब अपने घर की निगाहें दौड़ा रहा था, क्योंकि घर में तो सिर्फ और सिर्फ औरतें ही मुलाजमा थी। तो फिर ये मर्दाना क्लोन की खुशबू मेरे घर में क्यों आ रही थी? ये बात मुझे ठिठकने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपने कमरे की जानिब निगाहें घुमाई तो मुझे दरवाजे के करीब किसी के जूते नजर आए। मैंने थोड़ा गौर किया तो वो जूते खवातीन के नहीं थे, बल्कि वो एक मर्द के थे। पहली दफा तो मुझे ऐसा लगा कि वो जूते मेरे ही हैं, लेकिन जब मैंने उन जूतों पर थोड़ा सा गौर किया तो वो मेरे नहीं थे। मेरे हवास थोड़े से गड़बड़ा गए। मेरी आंखें यकदम ही खून अशाम हुई। जैसा मैं सोच रहा था वही सब कुछ होता जा रहा था। मुझे जो जो ख्यालात आ रहे थे वो पूरे होते जा रहे थे। मर्दाना क्लोन की खुशबू, मर्दाना जूते, मुझे सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिल हौल रहा था, मेरा ज़ब्त जवाब दे रहा था, लेकिन मैं खामोश रहा। मुझे कुछ दिनों से अपनी बीवी के चाल चलन वैसे भी ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन आज ये जूते देखकर मेरा दिमाग खराब खराब सा होने लगा था। मैं बिना आवाज पैदा किए अपने कमरे की जानिब जाने लगा, क्योंकि मैं आज अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं देखना चाहता था जो इतने दिनों से मेरा वहम ही है या फिर वो कोई हकीकत है। लेकिन मैं जैसे ही कदम बढ़ा रहा था मुझे अजीब सा लग रहा था। मुझे अपने कदम मन मन के भारी लग रहे थे। मेरे दिल की धड़कन एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रही थी। मैंने जिंदगी में इतने केस देखे थे, इतने लोगों से मिला था, लेकिन आज दिल की कैफियत बहुत अजीब हो रही थी। मैं अभी कमरे की जानिब बढ़ता, यकदम ही दरवाजा नॉक हुआ। मुझे यकदम ही जैसे गुस्सा आया कि इस वक्त किसको आना था। मैं जानता था कि इस दरवाजे की आवाज से मेरी बीवी भी होशियार हो गई होगी। सारा प्लान खराब हो चुका था। मैं सर झटक कर दरवाजे की जानिब बढ़ा। बाहर मेरा दोस्त आया हुआ था। मैं उससे साइड से होकर गुफ्तगू करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे घर के अंदर से कोई बाहर निकला हो। मैंने फौरन से पहले मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। लेकिन मैंने वाज़े तौर पर किसी मर्द का अक्स अपने घर से निकलते हुए देखा था।
मैंने अपने दोस्त को अल्लाह हाफिज कहा और घर में दाखिल हुआ। जो मैंने दरवाजे पर जूते देखे थे वो अब वहां मौजूद नहीं थे। मेरी छठी हिस्स ने मुझे यकदम ही कोई इशारा दिया था। मैंने कमरे की जानिब तेज से बढ़ा और दरवाजे पर खड़ा होकर कमरे का जायजा लेने लगा। कुछ चीजें बेतरतीब सी हो रही थी, जैसे कि कमरे में एक कप चाय के बजाय 2 कप मौजूद थे। बेडशीट काफी से ज्यादा खराब हुई थी, कंबल नीचे गिरा हुआ था और खिड़की के पास कुछ सिगरेट के टुकड़े मौजूद थे। और मेरी बीवी बेडशीट ठीक कर रही थी। उसका हाल भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। बाल बिखरे बिखरे से थे, हुलिया अजीब सा हो रहा था, कपड़े भी थोड़े अजीब हो रहे थे, अपनी जगह पर सही से मौजूद नहीं थे। कमरे से कुछ चीजें बेतरतीब सी मौजूद नहीं थी। और मैंने जब साइड टेबल पर देखा तो वहां 2 कप भी नजर आए थे और यही चीज मुझे सही से ठटकने पर मजबूर कर गई थी। मैं जैसे सोच रहा था वैसा ही था, लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई ठोस सबूत और चीज मौजूद नहीं थी जिससे मैं अपनी बीवी से सवालात और जवाबात कर पाता। इसीलिए मैं एक सही वक्त पर खामोश रहा। मुझे मालूम था कि अगर मैं अब कुछ बोलूंगा तो वो रोना धोना शुरू कर देगी और अब मोहतात हो जाएगी और ये घिनौना खेल मजीद लंबा चलेगा। मुमकिन था अब घर की बजाय बाहर मुलाकातें होती, इसीलिए मैं चुप किया और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का इरादा किया। मैंने गला खंखारा तो वो यकदम ही घबरा कर पलटी। मुझे वाज़े तौर पर महसूस हुआ जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो एकदम घबरा कर बोली, आप इस वक्त यहाँ? उसकी आवाज में वाज़े लड़खड़ाहट थी। वो बार बार अपने माथे पर आया हुआ पसीना भी साफ कर रही थी। और ऐसा इंसान तो जब ही करता है जब वो कोई गलत काम करके बैठा हो। मैंने भी सवालिया अंदाज में उससे बनते हुए पूछा, क्यों, क्या मैं इस वक्त भी घर नहीं आ सकता? पाबंदी है मुझे इस वक्त घर आने पर? और मुझे क्या तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी कि मैं किस वक्त घर आऊं और किस वक्त घर से बाहर जाऊं? इसका अंदाज और इन तमाम चीजों को देखकर मैं यकदम ही सर्द सा हो गया था। मुझे बेवजह ही गुस्सा आने लगा था, इसीलिए मैं उखड़े हुए अंदाज में इससे बोला। वो मेरे अंदाज और बात करने के तरीके से मजीद घबरा गई और फौरन ही मेरी नफी करते हुए बोली, नहीं, आपका ही घर है, जिस वक्त दिल चाहे आ सकते हैं। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। अब वो काफी हद तक रिलैक्स हो गई थी क्योंकि उसकी निगाहें चारों जानिब घूम रही थी। वो मुझसे निगाहें चुराकर कमरे का साथ जायजा भी ले रही थी। मैंने ये चीज वाज़े तौर पर महसूस की थी, लेकिन मैं खामोश रहा और खाना खाकर चुपचाप सो गया। अगला दिन भी मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन अब मैं थोड़ा होशियार हो गया था, जबकि मुझे अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। और इस दिन के बाद से मेरी बीवी भी बहुत ज्यादा होशियार हो गई थी। वो कुछ ज्यादा ही मेरे आगे पीछे घूमने लगी थी, मेरी चापलूसियां करने लगी थी। और ये चीज मैं बहुत महसूस कर रहा था क्योंकि मेरी बीवी इस तरीके से कभी भी नहीं करती थी। मेरे जहन में बार बार वही अपने घर से निकलता हुआ अक्स नजर आने लगा था। मुझे अपनी बीवी के तौर तरीके भी ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं जरूरत से ज्यादा ही घर पर वक्त गुजारने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कुछ तो गड़बड़ है जो मुझसे छुपी हुई है। मैंने घर में सख्ती शुरू कर दी थी, मुलाजिम भी तब्दील कर दिए थे और खामोशी से एक बंदा भी अपनी बीवी पर निगरानी के लिए तैनात कर दिया था। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं अपने घर पर वक्त पर पहुंच नहीं पाया क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा था। मुझे आने के थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैंने फोन करके इत्तला कर दी थी मैं आज देर से घर आऊंगा। लेकिन काम जल्दी मुकम्मल हो गया और मैं बताए हुए वक्त से पहले घर पहुंच गया था। और इस दिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे दरवाजे से ही गड़बड़ महसूस होने लगी थी। लेकिन आज मैंने तहैया कर लिया था कि मैं आज इस चोर को पकड़कर ही दम लूंगा जिसने बेवजह ही मेरी नाक में दम कर रखा था। मैं अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता बिना आवाज पैदा किए अपने कमरे की जानिब जाने लगा। मैं जैसे ही दरवाजे पर हैंडल पर हाथ रखा और अपनी निगाहें उठाकर सामने की जानिब देखा तो सामने के मंजर ने मेरा दिल दहला कर रख दिया। आसमान मेरे सर पर आन गिरा, जमीन जैसे मेरे पैरों तले से निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरी इतनी पाकबाज बीवी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है, मेरी गैर मौजूदगी में मुझे धोखा दे रही है। मैंने जैसे ही उसको आवाज दी तो वो दोनों, मैं अरब का एक मशहूर शेख था, मेरे पास बहुत पैसा और धन दौलत थी जिसका मुझे बहुत गरूर था। लोग मेरे आगे पीछे झुकते थे, मेरी बातों को अवलीन तरजीह देते थे। मैं कभी किसी के आगे नहीं झुका था। मेरी इज्जत, मेरा मुकाम, मेरा नाम बहुत ऊंचा था। मेरा नाम बड़े बड़े अरबियों में लिया जाता था कि मैं अरब का बहुत मशहूर शेख था, जिसके बायस मैं जो चाहता था वो हासिल कर लेता था। मुझे जिस चीज की बहुत जरूरत महसूस होती थी वो मेरी हो जाती थी। मुझे जो चीज पसंद आ जाती थी मैं उसे हासिल करके ही दम लेता था। एक दिन मैंने गुजरते हुए रास्ते में एक लड़की को देखा था जो मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। आज तक मैंने ऐसी कशिश किसी भी लड़की में महसूस नहीं की थी, जिसकी वजह से मैं फौरन ही उसकी तरफ माइल हो गया था। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी लड़कियां थी, मैं जैसे चाहता था हासिल कर लेता था, लेकिन इस लड़की में बहुत अलग सी बात थी महसूस हुई थी।
میں نے اسی وقت ہی سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنی زوجیت میں لے لوں گا، اور میں نے اپنے سوچے ہوئے دماغ کو فوقیت دیتے ہوئے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی، اور یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مجھے فوراً ہی اس کے گھر کا پتہ چل گیا تھا اور ایک غریب گھرانے سے یہ تعلق رکھتی تھی، اور جیسے ہی میرا رشتہ ان لوگوں کے گھر گیا تھا، ان لوگوں نے تو بھاگ کھل اٹھے تھے۔ میں بھی جان کے اس بات کو بہت خوش ہوا تھا کہ یہ لوگ میرے رشتے سے اعتراض نہیں کر رہے، اس لڑکی کو میری زوجیت میں دینے کے لیے راضی ہیں۔ لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوا وہ لڑکی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، اس کو اس رشتے سے بہت اعتراضات تھے، کیونکہ وہ عربوں سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ عرب بہت مغرور ہوتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ اور دھن دولت ہو وہ تو کچھ زیادہ ہی مغرور ہوتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ میں بھی ایک مغرور انسان ہی تھا، مجھے بھی اپنے پیسوں کا بہت گھمنڈ تھا۔ میں عربی تھا، میرے پاس بہت کچھ تھا، میں جس پر نظر رکھتا تھا وہ میری ہو جاتی تھی، میں جسے حاصل کرنا چاہتا تھا میں چند منٹ میں ہی اسے حاصل کر لیتا تھا۔ ایسے ہی میں نے اپنی بیوی کو بھی دیکھتے ہی پسند کیا اور اسے حاصل کر لیا تھا، اور اپنی زندگی میں اس کو شامل ہی کر لیا تھا، ساری زندگی کے لیے۔ لیکن آج مجھے اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا ہوتا تھا کہ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے صرف اس کے گھر اور مذہب کے بارے میں معلوم نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس لڑکی کے بارے میں بھی معلوم کرنا چاہیے تھا کہ وہ کس طریقے کی ہے اور اس کا طور طریقہ جینے کا کیا ہے، جس نے بس دیکھتے ہی اسے پسند کیا اور اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں ایک ایسا انسان تھا جس کے سامنے ایک دنیا جھکتی تھی، لوگ میری بات کی نفی نہیں کر پاتے تھے، اور میں اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بے وقوف بنتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے میرے ہی گھر میں دھوکہ دے رہی تھی، اور مجھے ان سب چیزوں کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ لیکن جیسے جیسے مجھے شک ہونے لگا تھا میں ہوشیار ہوتا چلا گیا تھا اور ان کو پکڑنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ میں نے پلان کے مطابق جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کے منظر نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ میرے سر پر آسمان آ گرا تھا، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ میری بیوی ہے جو کسی غیر مرد کے ساتھ غلط کام کر رہی ہے۔ وہ دونوں بے لباس تھے اور ایک دوسرے میں مشغول تھے، ان دونوں کو ارد گرد کا ذرا بھی ہوش نہیں تھا، وہ ایک الگ ہی دنیا میں گم ہو گئے تھے۔ میں نے خون اشام نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا، اور یہی میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اور میں گرج دار آواز میں دھاڑا، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں میری آواز سے یکدم ہی ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اور دونوں نے گھبرا کر میری جانب دیکھا۔ وہ انجان لڑکا جلدی جلدی کپڑے پہننے لگا، اور یہی میری بیوی اپنے گرد چادر لپیٹنے لگی، جبکہ میں وہیں مٹھیاں بھینچے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو گولی سے اڑا دوں۔ میں دونوں کی کارروائیوں کو ملاحظہ کر رہا تھا کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ میرے دماغ کی رگیں پھول چکی تھی، میری آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو گولیاں مار کر اس دنیا سے ختم کر دوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندر داخل ہوا۔ دونوں کے چہرے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ میں نے سامنے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ میں ان دونوں کو کمرے کے اندر ہی سزا دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ان جیسے لوگوں کو کمرے کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری عزت باہر اچھلے، اور اسی کمرے کے اندر ان دونوں کو ابدی نیند سلانا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے بنا کوئی بات کیے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود بھی اندر داخل ہو گیا، اور گیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر اسپاٹ چہرہ لیے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کمرے میں صرف میری ہی سانسیں چل رہی ہوں۔ کمرے میں اس قدر خاموشی ہو گئی تھی کہ کسی پن گرنے کی بھی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں کی سانسیں جیسے رک سی گئی تھی۔ ان دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت آ جاؤں گا، اور شاید اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ میں اس وقت گھر جاؤں گا اور مجھے یہ تماشا دیکھنے کو ملے گا۔ میری بیوی کا چہرہ تو ایسے ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ چند منٹ تو کمرے میں بالکل خاموشی رہی، اور وہ دونوں بالکل خاموش سر جھکائے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گہری سانس لی اور گرج دار آواز میں اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہ لڑکا؟ کیا کر رہی تھی یہ سب تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ میری عزت کا اتنا سا بھی خیال نہیں آیا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ اگر کسی باہر کے بندے کو تمہارے کارنامے کا پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ میں ایک عربی شیخ ہو کر، اتنا امیر ہو کر، جس کے آگے دنیا جھکتی ہے، اس کی بیوی اس کے پیچھے ہی منہ کالا کر رہی ہے، تو کیا یہ میری عزت رہ جاتی؟ جواب دو مجھے اس چیز کا۔ وہ خاموشی سے نگاہیں نیچی کرے میری گفتگو سن رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس کہنے کو ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا تھا، رنگت زرد ہو گئی تھی، اور وہ لڑکا خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی موت پکی ہے۔ میں کسی بھی صورت ان دونوں کو چھوڑنے کا دعوے دار نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کی رات ان دونوں کے لیے آخری رات ہوگی۔ میرا پورا ارادہ تھا ان دونوں کو زندہ گاڑ دینے کا، لیکن میں اس سے پہلے اپنی بیوی کے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نے اس کو اتنی عزت اور احترام، اتنا نام، اتنی محبت، پیار، سب کچھ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا سب کیوں کیا؟ حالانکہ عربی شیخ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی کرتے ہیں،
इतना मारते पीटते हैं, नाजायज काम करवाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था। मैं इससे बहुत प्यार करता था। हाँ, मैं मगरूर था, लेकिन अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता था, उसको बहुत मान देता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी मेरी ही पीठ पीछे गैर मर्द के साथ मुंह काला करवाएगी। इसीलिए मैं चाहता था कि मैं इससे ये सब सवालात पूछूं कि इसने ये सब मेरे साथ क्यों किया, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि वो ये बात तस्लीम कर चुकी थी कि उसकी मौत अब पक्की है। मेरी बीवी बहुत शर्मिंदा थी। जाहिर सी बात है, उसको शर्मिंदा तो होना चाहिए था अपने किए पर। मैंने उसके साथ इतना वफा की, उसको पैसा दिया, दौलत दी, इज्जत दी, इतना आलीशान घर दिया, किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर आखिर वो ऐसा करने पर क्यों मजबूर होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस चीज के लिए उसने इस गुनाह को चुना, वो तो मैं भी इसे दे सकता था, बल्कि देता आ रहा था। मेरी खलूस, मेरी मोहब्बत में कोई कमी तो नहीं थी। कभी भी मैं इसकी तरफ से गाफिल नहीं हुआ। मैं बहुत खूबसूरत, पढ़ा लिखा, अमीर इंसान था। लड़कियां तभी इस गुनाह की तरफ माइल होती हैं जब इनका शौहर अच्छा ना हो, खूबसूरत ना हो, या इनके पास पैसे की कमी हो, इनकी ख्वाहिशें पूरी ना हो रही हों। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी मामला नहीं था। मैं जानना चाहता था कि ऐसी क्या वजह थी जिस चीज को इस गुनाह पर मर्तकब इसको किया था। लेकिन वो थी कि बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए, जमीन पे नजरें गाड़े, शर्मिंदा बैठी हुई थी, और मेरा गुस्सा और जवाब देता जा रहा था। मैंने चीख चीख कर उससे पूछा कि बताओ, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम ये सब करने पर मजबूर हो गई। तब वो शर्मिंदा होकर बोली कि मैं इससे मोहब्बत करती थी। आप जब मेरी जिंदगी में नहीं थे, शुरू से हम दोनों एक दूसरे से पसंद करते थे। लेकिन जब आपने मेरे लिए रिश्ता भेजा, मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन मेरे घर वाले आपका पैसा देकर बजिद हुए थे कि मुझे हर हाल में आपकी जगह ही शादी करनी है, और मुझे शादी करने पर मजबूर कर दिया गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपसे मोहब्बत करूं, आपके साथ निभा कर लूं, लेकिन मैं अपने दिल से इस शख्स को निकाल ही नहीं पा रही थी। शादी के कुछ अरसे तक हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल राब्ता खत्म कर लिया था। लेकिन फिर एक रोज हम बाहर टकरा गए, और फिर से हम दोनों की मोहब्बत, जो हम दोनों ने अपने सीनों में दफन कर रखी थी, फिर से उभर कर आने लगी, और हमारी मुलाकातें शुरू हो गईं। अब जब घर पर आप नहीं होते थे, तो ये इधर मैं इसको घर में बुला लेती थी, और तन्हाई पाकर हम दोनों हौले हौले हद हर पार करते गए थे। आपको भी ढूंढ छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों यूं ही मिलते रहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों के घर से भागे तो आपकी बदनामी होती है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी कि आपकी बदनामी हो। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मुझे आग लग गई, और मैंने उसे चीख कर कहा, क्या ये बदनामी नहीं है जो आप मेरी हो रही है? तो मेरे ही कमरे में, मेरे ही घर में किसी गैर मर्द को बुलाकर मेरे ही बेड पर रंगरलियां मना रही हो। मेरी आवाज बहुत ऊंची हो गई थी, और वो दोनों सहम गए थे, और मेरी बीवी यकदम उठकर आ गई थी और मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी थी, और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। तब मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा या तुम पर भरोसा करूंगा? अपनी आंखों से यह सब देखने के बाद मैंने इस पाकिस्तानी लड़के के साथ मिलकर अपनी बीवी को बहुत मारा, ताकि जो गुनाह उसने किया था उसका अंदाजा उसे हो जाता कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा गुनाह किया, और मैं उसको ऐसे ही नहीं जाने देता। उसने मेरे साथ बेवफाई की थी, मेरी आंखों में धूल झोंका था। न जाने कब ये ऐसे काम करती आ रही थी। अब डर और खौफ के मारे ये दोनों मुझसे गलत बयानी कर रहे थे, और मैं अच्छी तरह से जानता था ये शादी के शुरू से ही दिनों से मिलते आ रहे थे। उन्होंने कभी अपना राब्ता तोड़ा ही नहीं था एक दूसरे से। मेरी बीवी बहुत जख्मी हो गई, वो रोती जा रही थी, गिड़गिड़ाती जा रही थी, लेकिन मुझे अपना गुस्सा निकालना था। मुझे इस बेवफाई का बदला लेना था जो उसने मेरे साथ किया था। हालांकि मैं जालिम इंसान नहीं था, ये सब करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसको आंखों पर बिठा कर रखा था, लेकिन उसने खुद ही अपने लिए मुकाम चुना। ये इन दोनों की मिली भगत थी। इस लड़के ने ही मेरी बीवी को कहा कि इसको शादी को कायम रखो, ताकि वो दोनों मेरा पैसा लूट सके और मेरे पैसे पर ऐश कर सके और अपनी घिनौनी हरकतें भी करें। जब मेरी बीवी बहुत जख्मी हो गई, तब मैंने उस लड़के को मारा, और उसे इतना मारा कि मार मार कर धुआं हो गया। दिल तो मेरा कर रहा था कि इन दोनों को जान से ही मार दूं, इनको कत्ल कर दूं, जिस तरह इन्होंने मेरी गैरत पर जरब लगाया था। मगर मैं इतना जालिम नहीं था कि इनको कत्ल कर देता। मैंने दोनों को घर से निकाल दिया था और अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किस तरह हो गया था। मैं जो इतना ज़हीन और होशियार था, किस तरह मेरी बीवी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मुझे कुछ नज़र ही नहीं है और मेरे नाक के नीचे क्या हो रहा था। बहरहाल मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरे सामने सारी हकीकत खुल गई थी और मैंने अपनी बीवी से जान छुड़ा ली। मगर मेरे दिल पर गहरे जख्म लगे थे। ये जख्म इतनी आसानी से भरने वाले नहीं थे। आप जिस इंसान को इतने प्यार मोहब्बत से अपने घर पर लेकर आए, उसे दुनिया की हर सहूलत मुहैया करें, प्यार मोहब्बत पैसा किसी चीज की कमी नहीं हो, फिर भी वो शख्स आपसे बेवफाई करे, आपके ही घर में किसी गैर मर्द के साथ मिलकर सारी हद पार कर दे, तब आपके दिल पर क्या बीतेगी।
اب شاید سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں عیاش قسم کا عربی انسان تھا جسے اپنی دولت پر گھمنڈ تھا اور اس نے معصوم بیوی کو طلاق دے دی کسی کو، لیکن معصوم یہ نہیں تھا کہ اس نے معصوم کے ساتھ میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ اگر دنیا کو یہ حقیقت بتا دیتا تو میں نے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہنا تھا، اور سب مجھ پر ہنستے کہ کس طرح اس کے ناک کے نیچے اس کی بیوی یہ گل کھلا رہی تھی۔ اس لیے یہ بات میں نے چھپائی تھی اور مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب میرا کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اب اس بات کو 3 سال ہو چکے تھے۔ میں دوبارہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، لیکن مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں عیاش پسند انسان نہیں تھا، میں شروع سے گھریلو ٹائپ انسان تھا۔ میرا گھر ہو جس میں میری بیوی ہو، بچے ہوں اور میں ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہوں، مگر ان سب کے بعد مجھے بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ لیکن پھر دوبارہ میں نے سوچ سمجھ کر ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے، شریف جو تھی، پردے دار تھی، میں نے اپنی بیوی کے لیے کیے کی سزا اس کو نہیں دینا چاہتا تھا جو اپنی پہلی بیوی کی وجہ سے دوسری بیوی پر شک کر کے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے اپنی دوسری بیوی کو ساری حقیقت بتا دی تھی اور میں اپنے گھر سے غافل نہیں رہتا تھا، مگر اس بیوی نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہی وفا شعار بیوی تھی اور اس نے مجھے اولاد جیسی خوشخبری بھی دی۔ میری زندگی میں اس کے آنے سے بہار لوٹ آئی تھی اور میں اپنی آنکھوں کی ساری تکلیفیں بھول چکا تھا، اور مجھ سے بہت وہ مخلص تھی، میری بہت زیادہ خدمت گزار تھی۔ اس کی موجودگی نے میرے دل کے آنگن میں خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ ماضی میں جتنے گہرے زخم میں کھا چکا تھا سبھی اس کے آنے سے مندمل ہو چکے تھے۔ میری زندگی اب کافی پرسکون گزر رہی تھی۔ سچ ہے کہ وفا ایک ایسی قیمتی دولت ہے جسے پا کر انسان غنی ہو جاتا ہے۔ مخلص لوگوں کا ساتھ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ عنایت کرتا ہے۔ میں خوش قسمت تھا کہ مجھے ایسی ہی شلیقہ شعار اور فرمانبردار مخلص بیوی ملی تھی۔